हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी मास्टर। दिस इज़ द सीरीज़ ऑफ इंडियन पॉलिटी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट की। उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, कितने उसमें जजेस हैं, उन जजेस की क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, कैसे रिमूवल होगा, और हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको कैसे क्लासीफाई किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारे इंडिया के संविधान में जो हमारे हाईएस्ट जुडिशियल कोर्ट है वो कौन है? हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और किसी भी केस को लेकर अगर आपको एक फाइनल अपील चाहिए तो उस केस में भी हम अपने सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, इसलिए हम उसको कहते हैं फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो क्या कर सकती है? जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। इट मीन्स पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेशन लेके आया है, उसके ऊपर वो अपना जुडिशियल रिव्यू रख सकती है, उसको चेक कर सकती है। हमारी जो इंडिया हैज़ अ फेडरल स्टेट होने के नाते यहाँ पे एक सिंगल यूनिफाइड जुडिशियल सिस्टम है। इट मीन्स जो इंडिया का कोर्ट का सिस्टम है वो एक इंटीग्रेटेड है। पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट होंगे, उसके अंदर हमारे हाई कोर्ट होंगे, फिर हमारे सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आ गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गए। इस तरीके से ये हायरार्की चलती है। फिर जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है वो उसके सारे प्रीडिसेसर कोर्ट्स के साथ ग्रेटर है। इट मीन्स हाई कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट से बड़ी जो ज्यूरिसडिक्शन सिस्टम है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट की है। सुप्रीम कोर्ट इनॉग्रेट हुआ था 28 जनवरी 1950 को। और ये जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट है वो हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? ये हमने अडॉप्ट किया है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से। फिर जो भी नियम कानून हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर अंदर जितने भी हमारे कोर्ट्स होंगे उसके ऊपर बाइंड करेगा। इट मीन्स हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एक जुडिशियल रिव्यू है जिससे वो क्या कर सकता है? किसी भी लेजिस्लेटिव, किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्शन को स्ट्राइक डाउन कर सकता है। अगर उसको लगता है ये लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव एक्शन संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है तो वो उसको हटा सकता है। या फिर यूनियन और स्टेट की डिस्ट्रीब्यूशन का जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर अपना इंटरफेरेंस कर सकता है। इन केस किसी भी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स जो कि हमारे संविधान ने उन्हें गारंटी किए हैं, अगर उनको कोई वॉयलेट करता है तो उसके खिलाफ भी हम सुप्रीम कोर्ट के पास अपील लेकर जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारे संविधान में सुप्रीम कोर्ट से डील करने के लिए हमें कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस प्रोविजन के अंडर आता है? अंडर पार्ट 5 द यूनियन एंड चैप्टर 6 हमारे यूनियन जुडिशरी के अंदर आता है। हमारे संविधान के पार्ट 5 के आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जितने भी हमारे प्रोविजंस हैं वो डील करेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंस, उसकी ज्यूरिसडिक्शन, उसके पावर्स एंड प्रोसीजर्स के साथ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें तो उसके अंदर एक चीफ जस्टिस है और 33 दूसरे जजेस थे पहले। इट मीन्स हमारे टोटल थे 31 जजेस। उससे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस थे 26। अब क्या हुआ? फरवरी 2009 में सेंटर ने ये नोटिफाई किया कि हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नंबर इंक्रीज कर रहे हैं। मीन 26 से इसको 31 कर रहे हैं, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये जो नंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं ये टाइम टू टाइम हमारे चेंज होते रहते हैं। पार्लियामेंट ने इनको कब कब इंक्रीज किया है? जैसे कि 1956 में पार्लियामेंट ने अदर जजेस को इंक्रीज करके 10 कर दिया था। फिर 1960 में इनके नंबर 13 हो गए। 1970 में इनके नंबर 1977 हो गए। फिर 25 में इनके नंबर हो गए 1986। 1986 में जो हमारे अदर जजेस हैं उनके नंबर हो गए 25। जो अब हमारा रिसेंटली बिल आया है सुप्रीम कोर्ट बिल ऑफ 2019 जिसमें नंबर ऑफ जजेस के बारे में कहा गया है, उसमें इन्होंने कहा कि हमने इनकी स्ट्रेंथ में 4 नए जजेस को और ऐड कर दिया है। इट मीन्स पहले हमारे 31 जजेस थे टोटल, अब हमारे हो गए हैं 34 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम स्टार्टिंग में देखें, ओरिजिनली देखें, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ थी वो फिक्स की गई थी 8 जजेस की। इट मीन्स एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 7 दूसरे जजेस इसके अंदर इंक्लूड थे। बट ये हमारी पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो नंबर ऑफ जजेस को क्या कर सकती है? रेगुलेट कर सकती है टाइम टू टाइम।
नेक्स्ट है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब जो भी सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनको कौन अपॉइंट कराएगा? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। अब चीफ जस्टिस को हमारे प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया, पर किसकी कंसल्टेशन के साथ? वो दूसरे जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे हैं उनकी कंसल्टेशन के साथ। अब जब दूसरे जजेस को अपॉइंट करने की बारी आएगी उनको भी हमारे प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे, पर इसमें किसकी राय ली जाएगी? इसमें राय ली जाएगी हमारे चीफ जस्टिस की और हमारे सुप्रीम कोर्ट और हमारे हाई कोर्ट के दूसरे जजेस की। फिर बोला गया कि चीफ जस्टिस को छोड़कर अगर हमें किसी और जज की अपॉइंटमेंट करनी है तो प्रेसिडेंट की क्या ड्यूटी है? उसको ऑब्लिगेटरी है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के साथ ही किसी दूसरे जज को अपॉइंट करेगा। फिर हम डिस्कस करेंगे कंट्रोवर्सी ओवर कंसल्टेशन। इट मीन्स कहा गया था कि प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कंसल्टेशन के साथ ही दूसरे जजेस को अपॉइंट करेगा। इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सी है वो देखते हैं। पहले हुई फर्स्ट जजेस केस 1982 में, जहाँ पे कोर्ट ने कहा कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। इट मीन्स हम अपने व्यूज को एक्सचेंज कर सकते हैं, बट जो भी वो राय देंगे वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। फिर आया हमारा सेकंड जजेस केस 1993 में। इसमें कोर्ट ने अपने पहले जो डिसीजन था उसको रिवर्स किया और कहा कि हमारा जो कंसल्टेशन है उसका मतलब है कॉन्करेंस। इट मीन्स जो भी वो एडवाइस देंगे वो हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर क्या है, बाइंड होगी। अब चीफ जस्टिस की जो भी एडवाइस थी वो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंड हो रही थी, पर चीफ जस्टिस भी क्या करेगा, इस चीज़ के ऊपर अपने दो सीनियर मोस्ट कलीग के साथ पहले कंसल्ट करेगा, फिर उस एडवाइस को प्रेसिडेंट को आगे देगा। उसी तरीके से हमारा थर्ड जजेस केस आया 1998 में। इसमें कोर्ट ने कहा कि जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या अडॉप्ट करना चाहिए? कंसल्टेशन ऑफ प्लूरैलिटी जजेस, ये वाला कंसेप्ट अडॉप्ट करने को कहा गया, जिसके तहत हमारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो पावर थी वो थोड़ी कम हो गई। इसमें कोर्ट ने कहा जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो एक कोलेजियम बनाएंगे 4 सीनियर मोस्ट जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। अगर इन कोलेजियम में से किसी 2 जजेस ने ऐसा ओपिनियन दे दिया, अगर उन्होंने ऐसी एडवाइस पास ना करने का ओपिनियन दे दिया, तो हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो गवर्नमेंट को, सरकार को कोई भी इस तरह का रिकमेंडेशन नहीं देंगे। इट मीन्स अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिना अपने कॉलेजियम के साथ डिस्कस किए हुए कोई भी एडवाइस दी तो वो सरकार के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। फिर ये जो हमारा कॉलेजियम सिस्टम था ये 1998 में प्रैक्टिस में आया था, जब हमारा 3 जजेस केस हुआ था, जहाँ पे हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उनके जजेस के अपॉइंटमेंट और ट्रांसफ़र के बारे में बात कर रहे थे। कि हमारे संविधान में कहीं पे भी इस तरह के जिक्र नहीं है और ना ही हमारे इसमें कोई सक्सेसिव अमेंडमेंट्स हुए हैं। फिर हमारा आया 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2014 और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ऑफ 2014। उसने कहा कि हम एनजीएसी को कॉलेजियम सिस्टम के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। अगर हमें कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की कोई भी जजेस को अपॉइंट करना है तो अब उस केस में कौन काम करेगा? हमारी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन काम करेगी। फिर क्या हुआ, 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जो ये एनजेएसी का कंसेप्ट बनाया है वो क्या है, बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशन है और हम इसको वॉइड मानते हैं। और उसके बाद जो हमारा पहले कॉलेजियम सिस्टम था वो वापस से ऑपरेट में आ गया। ये वाला वर्डिक्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 4th जजेस केस में 2015 में। कोर्ट ने कहा कि जो ये एनजेएसी का कंसेप्ट है, जो नया सिस्टम है, ये हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को ख़त्म कर रहा है। इसी कारण हम कॉलेजियम सिस्टम को दोबारा ऑपरेट करेंगे और एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं। फिर हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जज लगने के लिए आपके पास कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। पहले वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरा वो किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए लगातार या तो 5 ईयर्स के लिए, इट मीन्स या तो एक ही कोर्ट में 5 साल के लिए वो जज हो, या फिर हाई कोर्ट इन सक्सेशन मीन डिफरेंट हाई कोर्ट्स में वो लगातार 5 साल के लिए एज अ जज के तौर पे काम करा होना चाहिए। फिर या तो वो पर्सन क्या हो, किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट हो 10 ईयर्स के लिए, मतलब एक ही हाई कोर्ट में 10 साल के लिए काम कर रहा है एज ए एडवोकेट, या फिर डिफरेंट हाई कोर्ट में उसने 10 साल के लिए कॉन्टिन्यूटी में प्रैक्टिस की हो। अब वो जो भी पर्सन होगा वो क्या होगा, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट की नज़र में एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होना चाहिए, मीन्स उसके पास लॉ मेकिंग की या जजमेंट की एक डिफरेंट से एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, तभी वो क्या है क्वालिफिकेशन ऑफ जजेस के लिए क्वालिफाई कर पाएगा।
अब हमारे संविधान में कोई भी मिनिमम एज मेंशन नहीं है कि इतनी एज का पर्सन ही एज सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज बन सकता है। फिर अगर एक पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया है तो वो अपने ऑफिस में एंटर करने से पहले वो कुछ ऑथ इन्फॉर्मेशन लेगा प्रेसिडेंट के सामने या फिर किसी दूसरे पर्सन के सामने जिसको प्रेसिडेंट ने इस काम के लिए अपॉइंट किया है। ओथ में वो क्या कहेगा? टू बियर ट्रू फेथ एंड अलायंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, टू ड्यूली एंड फेथफुली टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द ऑफिस विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल, एंड टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज। इस तरह की वर्डिंग रहेगी उसकी ओथ में। फिर हम बात करेंगे हमारे टेन्योर ऑफ जजेस की। वैसे तो हमारे संविधान में जजेस को लेकर कोई भी फिक्स टेन्योर नहीं दिया गया है, उनका कोई भी टर्म नहीं है कि कितने टाइम के लिए वो सर्व करेंगे, बट इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर किसी पर्सन को एक बारी जज अपॉइंट कर दिया तो वो तब तक काम करता रहेगा जब तक उसकी कोई रिटायरमेंट की एज नहीं हो जाती। इट मीन्स 65 ईयर्स ऑफ एज तक वो उस ऑफिस को होल्ड करके रख सकता है। अब कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है उसकी एज को लेकर कि वो कब तक अपने ऑफिस को होल्ड करेगा या फिर किसी टेन्योर को लेकर, तो वो कौन डील करेगा? हमारी पार्लियामेंट डील करेगी। इन केस अगर वो पर्सन रिजाइन करना चाहता है अपनी पोस्ट से तो उसको रिटिंग में प्रेसिडेंट को देना होगा अपना रेजिग्नेशन, और अगर उसको रिमूव करना है तो उसकी पावर भी क्या है? हमारे प्रेसिडेंट के हाथ में है कि वो किसी जज को रिमूव कर सकते हैं, बट उसके लिए रिकमेंडेशन कौन करेगा? हमारी पार्लियामेंट करेगी। फिर हम डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ जजेस। अब एक सुप्रीम कोर्ट के अगर जज को रिमूव करना है तो वो कैसे होगा? अगर हमारे प्रेसिडेंट का ऑर्डर होगा तभी हम उसको रिमूव कर पाएंगे। और हमारे प्रेसिडेंट इस तरह के रिमूवल का ऑर्डर कब देंगे? जब हमारी पार्लियामेंट उनके पास कुछ ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि आप ऐसा ऑर्डर दीजिए कि हमारे प्रेसिडेंट रिमूव हो जाए। अब जो भी ये एड्रेस करेंगे हमारे प्रेसिडेंट में, उस चीज़ को रेजोल्यूशन को कौन कितना सपोर्ट मिलना चाहिए? ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, मीन्स राज्यसभा में अलग से और लोकसभा में अलग से, स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। इट मीन्स उस हाउस में जितनी टोटल मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी होगी, 50% से अबव वोट होंगे इस चीज़ के फेवर में। और हमारा क्या होगा? जो भी मेंबर हैं उस हाउस में प्रेजेंट हैं उसमें से 2/3 ऑफ मेंबर्स से ज़्यादा लोग इसके फेवर में वोटिंग करेंगे तो हमारी स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा हम इस रेजोल्यूशन को पास कर पाएंगे। अब जो भी हमारे जज का रिमूवल का प्रोसीजर है वो दो बेसिस पे है। पहला, या तो उसने कोई मिसबिहेवियर किया हो या फिर वो इनकैपेसिटी है, मतलब वो इनकैपेबल है हमारे जज के ऑफिस को होल्ड करने के लिए। फिर हमारा आता है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968, जो कि रेगुलेट करता है हमारे रिमूवल ऑफ जज के प्रोसीजर को, हमारे प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट को। सबसे पहला क्या है? जो भी हम रिमूवल का मोशन चला रहे हैं, अगर वो लोकसभा में चल रहा है तो उसके ऊपर हमारे 100 मेंबर्स की साइन होनी चाहिए, और अगर वो राज्यसभा में चल रहा है रेजोल्यूशन तो उसके ऊपर 50 मेंबर्स की कम से कम साइन होने चाहिए उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के सामने प्रेजेंट करने से पहले। अब चाहे तो हमारे स्पीकर और चेयरमैन इस मोशन को एडमिट कर सकें या फिर वो इसको रिफ्यूज भी कर सकते हैं। इन केस अगर स्पीकर और चेयरमैन ने उस मोशन को एडमिट कर लिया है, इट मीन्स उसको पास करने के लिए मंजूरी दे दी है, तो वो क्या करेंगे? एक 3 मेंबर की कमेटी बनाएंगे इन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब इस कमेटी में या तो एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज होंगे। दूसरा पर्सन कौन होगा? किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। थर्ड पर्सन कौन होगा? एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होगा। इट मीन्स उस पर्सन के पास एक डिफरेंट नॉलेज होगी, एक एक्सपर्टाइज नॉलेज होगी। फिर इन केस अगर उस कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स में ये पाया कि जो जज है वो गिल्टी है मिसबिहेवियर के लिए या फिर वो इनकैपेसिटी में है, तो उसमें क्या होगा? हाउस इस मोशन को टेकअप कर सकता है। अगर ये मोशन दोनों ही हाउस में स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा पास हो जाता है, फिर इस मोशन को हम प्रेसिडेंट के सामने प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अगर प्रेसिडेंट भी इस मोशन के ऊपर अपना पास दे देते हैं, उसको अप्रूवल दे देते हैं, तो हम उस जज को रिमूव कर सकते हैं। अभी तक हमारे इंडिया में ऐसा कोई केस नहीं आया है जहाँ पे हमने किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच किया हो। सिर्फ एक केस था, जो वो था जस्टिस वी रामास्वामी केस, जहाँ पे 1991-1993 से लेकर हुआ था।
उस केस में भी क्या हुआ था कि ये जो मोशन लाया गया था उनकी इम्पीचमेंट के लिए, ये लोकसभा में डिफीट हो गया था और इनको अपने ऑफिस से नहीं हटाया गया था। फिर हम बात करेंगे हमारे जजेस की सैलरी एंड अलाउंसेस की। जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनकी सैलरी, अलाउंस, प्रिविलेजेस, लीव, पेंशन को टाइम टू टाइम कौन डिटरमाइन करेगा? हमारी पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी। और उनकी सैलरी पे कोई भी उनको डिसएडवांटेज नहीं है, मीन्स जो सैलरी फिक्स कर दी गई वो उनको देनी ही पड़ेगी। बट इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी में उनकी सैलरी में कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। अगर हम लेटेस्ट सैलरी की बात करें तो 2018 में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी को 1 लाख से इंक्रीज कर 2.8 लाख पर मंथ कर दिया गया था। और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जजेस हैं उनकी सैलरी को 90,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था। और जितने भी हमारे रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं या फिर दूसरे जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको जो भी उन्होंने लास्ट सैलरी ड्रॉ की थी उसका 50% अब एज अ मंथली पेंशन मिलता है। फिर हम बात करेंगे एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। इट मीन्स प्रेसिडेंट चाहे तो वो किसी दूसरे जज को, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे जज को एज अ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर सकता है। किन किन केसेस में? जहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस खाली पड़ा है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टेम्पररी बेसिस पे एब्सेंट है, या फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो सिचुएशन है वो इस टाइम क्या है कि वो अपने ऑफिस की ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडहॉक जजेस की। इन केस किसी परमानेंट जजेस के लिए अगर वहाँ पे क्वारम का लैक होता है, इट मीन्स जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जजेस की वो पूरी नहीं होती है किसी सेशन को कंटिन्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या करेंगे? किसी भी हाई कोर्ट के जज को एज एन एडहॉक जज बनाकर सुप्रीम कोर्ट में टेम्परेरी पीरियड के लिए उसको वहाँ पे क्या है, जज अपॉइंट कर सकते हैं। अब वो ऐसा कब कर सकते हैं? अगर चीफ जस्टिस ऑफ उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट के साथ वो पहले कंसल्टेशन करेंगे, फिर वहाँ के हाई कोर्ट के जज को वो ऐसे अपॉइंट कर सकते हैं। पर इसके लिए उन्हें पहले कंसेंट लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी हमारे प्रेसिडेंट की। अब जो भी जज को हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज को एज अपॉइंट करेंगे, वो पर्सन क्या होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए उसके पास वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर अब जिस भी पर्सन को एज अ जज अपॉइंट किया है वो सारी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा जिसके अगेंस्ट, जिस सीट के अगेंस्ट उसको बिठाया गया है। इट मीन्स जब भी वो उस सेशन को अटेंड करेगा उसके पास वो सारी ज्यूरिसडिक्शन होगी, सारी पावर्स होंगी, सारी प्रिविलेजेस होंगी जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है। फिर हम डिस्कस करेंगे रिटायर्ड जजेस को। अब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसी भी टाइम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को या फिर एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को जिसके पास एक सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की क्वालिफिकेशन है, उसको हम क्या है, सुप्रीम कोर्ट में टेम्परेरी बेसिस के लिए जज अपॉइंट कर सकते हैं। अब वो ऐसे कब कर सकते हैं? अगर वो हमारे प्रेसिडेंट से पहले परमिशन लेंगे, उनसे कंसेंट लेंगे। फिर उस जज की जो भी अलाउंसेस होंगी वो कौन डिटरमाइन करेगा? हमारे प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। और उस पर्सन को ज्यूरिसडिक्शन, पावर, सारी प्रिविलेजेस मिलेंगी जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है। बट उस पर्सन को हम उस तरीके से डील नहीं करेंगे जैसे हम सुप्रीम कोर्ट के जज को करते हैं। फिर अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की सीट की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे दिल्ली को एज अ सुप्रीम कोर्ट की सीट के लिए डिक्लेयर किया है। साथ ही साथ हमारे चीफ जस्टिस को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी दूसरी प्लेस में या फिर किसी दूसरे प्लेस की सीट को क्या है, अपॉइंट कर सकते हैं एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट मीन्स जो हमारे CJI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें अपनी सीट कौन सी स्टेट में रखनी है, बट इसके लिए उन्हें पहले हमारे प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये जो प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट की सीट का, ये एक ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। इट मीन्स कोई भी कोर्ट हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को या फिर हम किसी भी तरीके से हमारे प्रेसिडेंट को ये ऑर्डर या फिर डायरेक्शन नहीं दे सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट की सीट को कहाँ पे प्लेस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ कोर्ट। अब एक सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? अगर वो अपनी प्रेसिडेंट से अप्रूवल ले ले तो वो अपनी कोर्ट का जो भी प्रोसीजर है, उसकी प्रैक्टिस है, उनको चलाने के लिए कोई भी रूल्स और रेगुलेशन बना सकता है।
अब प्रेसिडेंट ने जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस बनाए हैं, रेफरेंसेस बनाए हैं अंडर आर्टिकल 143, वो क्या डिसाइड कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक बेंच बनेगा जिसके अंदर कम से कम 5 जजेस होंगे और ये बेंच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन केसेस और रेफरेंसेस को क्या करेगा? डिसाइड करेगा। और बाकी बचे हुए जितने भी केसेस होंगे वो कौन डिसाइड करेगा? वो दूसरा बेंच डिसाइड करेगा जिसके अंदर कम से कम 3 जजेस ज़रूर होंगे। और ये जितनी भी जजमेंट होगी ये एक ओपन कोर्ट में डिलीवर होगी। इट मीन्स वहाँ पे नॉर्मल लोगों को भी आने की परमिशन हो सकती है। अब ये जो भी जजमेंट है वो कैसे है? बाय मेजॉरिटी वोट। इन केस अगर उस बेंच के अंदर कुछ जजेस ने क्या है, अपनी जजमेंट को डिसेंट किया है, मतलब उस ओपिनियन को नहीं भी माना है और डिफरेंट जजमेंट दी है, उस केस में क्या है, जो भी जितनी भी बेंच की मेजॉरिटी होगी उस जजमेंट को मेजॉरिटी के साथ पास कर दिया जाएगा। इट मीन्स अगर कोई भी प्रोसीजर बदलना है सुप्रीम कोर्ट को अपने कोर्ट में, तो उससे पहले प्रेसिडेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेफगार्ड रखे गए हैं ताकि कोई भी इंस्टीट्यूशनल सिंगल हैंडेडली अपने फंक्शन को रेवोल्यूशनरी तरीके से बदलने की कोशिश ना करे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी इंस्टीट्यूशन के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस को रखा गया है, इसीलिए हमारा प्रोसीजर ऑफ कोर्ट है। फिर हम बात करेंगे इंडिपेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट की। अब सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, हम फंडामेंटल राइट्स का हमारे गारंटर है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन है। तो इसकी इंडिपेंडेंस का होना बहुत ज़रूरी है ताकि ये अपनी फंक्शंस को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सके। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट फ्री होना चाहिए किसी भी तरह के प्रेशर और हमारे एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस से, या फिर हमारी पार्लियामेंट उनके डिसीजन में कुछ इंटरफेरेंस करे, ताकि वो बिना किसी डर और बिना किसी फेवर के जस्टिस को डिलीवर कर सके। अब इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए कुछ फंक्शंस दिए गए हैं हमारे संविधान में। पहला है मोड ऑफ अपॉइंटमेंट। अब जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे उनको कौन अपॉइंट करता है? हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और उसके अंदर जो कंसल्टेशन ली जाती है वो भी जुडिशरी के मेंबर्स की ही होती है। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के जज की कंसल्टेशन के साथ ही हम किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर सकते हैं। इसका मतलब हम अपॉइंटमेंट के केस में सीधे सीधे तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर को मना कर रहे हैं इंटरफेयर करने के लिए। इट मीन्स कोई भी पॉलिटिकल कंसिडरेशन इस चीज़ के अंदर नहीं आता है जब हम किसी जुडिशियल अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। सेकंड है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इट मीन्स कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं उनको एक टेन्योर की सिक्योरिटी दी गई है। इट मीन्स हम उसको तब तक नहीं हटा सकते जब तक हमारे प्रेसिडेंट का ऑर्डर नहीं होगा, और हम किस बेसिस पे उनको रिमूव कर सकते हैं? जो भी हमारे संविधान में लिखा गया है, क्योंकि ये जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो हमारे प्रेसिडेंट की प्लेजर के लिए अपना ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनको वो हटा भी नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड सर्विस कंडीशन। इट मीन्स जितनी भी सैलरी होगी, अलाउंस होंगे, लीव, पेंशन होंगी किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज की, उसको टाइम टू टाइम कौन बताएगा? वो हमारी पार्लियामेंट बताएगी। इसको हम किसी भी उनकी डिसएडवांटेज के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये चेंज कब होगी? हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान। और जो भी उनकी सर्विस की कंडीशन है वो उनके टर्म ऑफ ऑफिस के दौरान बिल्कुल सेम रहेगी। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंसेस चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अब जो भी सैलरी, अलाउंस, पेंशन है जजेस की, और या फिर जो भी उनके ऑफिस को होल्ड करने का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, वो सारा क्या है? चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है। इट मीन्स ये खर्चा होना ही होना है। इसके ऊपर आप वोटिंग नहीं कर सकते हो पार्लियामेंट में, हाँ, बट इसके ऊपर डिस्कशन जरूर की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा कंडक्ट ऑफ जजेस कैन नॉट बी डिस्कस्ड। इट मीन्स हमारा संविधान ये प्रोहिबिट करता है कि आप पार्लियामेंट में बैठकर या फिर स्टेट लेजिस्लेटर में बैठकर किसी भी जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज के, जो भी उसने डिसीजन दिया है, जो भी उसने जजमेंट पास की है, उसके ऊपर आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। फिर है हमारा बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। इट मीन्स एक बारी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हो गए तो उनको ये प्रोहिबिट किया गया है वो किसी भी कोर्ट में या फिर इंडिया के किसी भी टेरिटरी अथॉरिटी के सामने एज अ जज एक्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक तरह से इंश्योर किया गया है कि फ्यूचर में किसी भी रिटायर्ड जज के ऊपर कोई फेवर ना हो, ठीक है, किसी एक पर्सन के साथ कोई फेवरिज्म ना हो। नेक्स्ट है हमारा पावर टू फर्निश पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट।
अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है किसी पर्सन ने उसकी एक्शन के थ्रू या उसके डिसीजन के थ्रू कोर्ट का कंटेम्प्ट किया है तो वो उस पर्सन को पनिश कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन किसी भी हालत में आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो और अपोज नहीं कर सकते हो। फिर है फ्रीडम टू अपॉइंट इट्स स्टाफ। इट मीन्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये फ्रीडम है कि वो अपने सर्वेंट, अपने ऑफिसर्स सुप्रीम कोर्ट के खुद अपॉइंट कर सकते हैं बिना किसी एग्जीक्यूटिव के इंटरफेरेंस के। नेक्स्ट है इट्स ज्यूरिस्डिक्शन कैन नॉट बी कर्टेल्ड। इसमें बोला गया है कि हमारी पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की पावर्स और उसकी ज्यूरिस्डिक्शन को कर्टेल कर सके। हाँ, हालांकि जो भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स की ज्यूरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है वो उसको एक्सटेंड ज़रूर कर सकती है। फिर है सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। हमारे संविधान में ये डायरेक्ट किया गया है जो हमारी स्टेट है उसको हम अपनी जुडिशरी की एग्जीक्यूटिव से अलग रखेंगे। इट मीन्स जो भी हमारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ है उसके पास कोई भी जुडिशियल पावर्स नहीं होनी चाहिए। तो ये थे कुछ प्रोविजंस जिनके चलते हुए हम अपने सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग को इम्पार्शियल और इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे हमारे ज्यूरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। पहला है हमारा ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन। अब एज अ फेडरल कोर्ट होने के नाते सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के बीच में डिस्प्यूट है उनको कैसे डील किया जाए। डिस्प्यूट किसके बीच में होगी, या तो सेंटर और या फिर एक और ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, या फिर सेंटर या फिर किसी और स्टेट के बीच में, या फिर किसी दो या दो स्टेट से ज़्यादा के बीच में हो सकती है, या फिर एक साइड एक स्टेट है दूसरी साइड ज़्यादा स्टेट्स हैं उनके बीच में भी कोई डिस्प्यूट हो। तो इनके ऊपर डिसीजन कौन लेगा, हमारी सुप्रीम कोर्ट लेगी। सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है। इट मीन्स कोई भी दूसरा कोर्ट इन मैटर्स के ऊपर अपना डिसीजन नहीं ले सकता है। जो भी पहला इंस्टांस होगा अपना डिसीजन लेने का इन डिस्प्यूट्स के ऊपर, कोई भी हियरिंग का, वो हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर कुछ केसेस में हमारे सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं करती है। वो देखते हैं कौन से केस है। कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है किस केस में, कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी है, एग्रीमेंट है, एंगेजमेंट है, या फिर कोई इस तरह का दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट है, उस केस में सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो रहा है किसी ट्रीटी की वजह से, किसी एग्रीमेंट की वजह से, जिसके ऊपर पहले से ही स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि इसकी जो भी ज्यूरिस्डिक्शन होगी, इस डिस्प्यूट से रिलेटेड जो भी ज्यूरिस्डिक्शन होगी वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास एक्सटेंडेड नहीं है। कोई भी डिस्प्यूट है इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड, वो भी नहीं है। कोई भी मैटर हो फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, वो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता है। कोई भी एक्सपेंसेस का एडजस्टमेंट करना है या फिर पेंशन की एडजस्टमेंट करनी है सेंटर्स और स्टेट के बीच में, या फिर कोई ऑर्डिनरी डिस्प्यूट है कमर्शियल नेचर का सेंटर और स्टेट के बीच में, इन केसेस पे भी हमारी सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन एक्सटेंड नहीं होती है। या फिर कोई स्टेट है जो कि रिकवरी करना चाहता है डैमेजेस की अगेंस्ट सेंटर, इन केसेस पे भी हमारी सुप्रीम कोर्ट की कोई भी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। फिर हम बात करेंगे रिट ज्यूरिस्डिक्शन की। हमारे संविधान ने हमारे सुप्रीम कोर्ट को एज अ गारंटर और डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन कॉन्स्टिट्यूट किया है। मीन्स सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, इन केस किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो उसको एनफोर्स करवाने के लिए वो क्या कर सकता है, रिट इशू कर सकता है। जैसे हेबियस कॉर्पस पेंडाबस, प्रोहिबिशन, को वारंटो एंड सिटिटोरी, इस तरह के वो रिट इशू कर सकता है। अब जो ये सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है किस केस में, हमारे रिट के केस में, क्योंकि हम डायरेक्टली अगर कोई पर्सन का फंडामेंटल राइट वोलेट हो रहा है तो वो पर्सन डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता है अपनी अपील लेके। बट जो ये रिट का जुरिस्डिक्शन है ये एक्सक्लूसिव नहीं है। इट मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, हमारे हाई कोर्ट के पास भी ये पावर है कि वो रिट इशू कर सकते हैं अगर उन्हें फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करवाना है। फिर जो हमारी रिट ज्यूरिस्डिक्शन है हमारे सुप्रीम कोर्ट की और हमारे हाई कोर्ट की, उसमें भी एक डिफरेंस है। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो रिट को इशू करेगा सिर्फ और सिर्फ अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करवाना है, बट वो दूसरे पर्पसेस के लिए रिट को इशू नहीं कर सकता है। दूसरी तरफ हमारा हाई कोर्ट क्या है, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए तो वो रिट इशू कर ही सकते हैं, बट वो दूसरे पर्पसेस के लिए भी रिट को इशू
कर सकते हैं। इट मीन्स रिट जुरिस्डिक्शन के मामले में हमारा जो हाई कोर्ट है उसका स्कोप हमारे सुप्रीम कोर्ट से वाइडर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन की। इस केस में क्या है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ अपील है। इट मीन्स अगर वो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो क्या कर सकता है, जो भी उसके लोअर कोर्ट है उन्होंने जितनी भी जजमेंट्स दिए हैं उन जजमेंट के अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हम एपिलेट ज्यूरिस्डिक्शन। अब इसको 4 हेड्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। पहला है अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के केसेस में क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट के पास अपील कर सकते हैं किसी भी हाई कोर्ट की जजमेंट के खिलाफ। अगर ऐसा है कि हाई कोर्ट ने कुछ सर्टिफाइड किया है, किसी केस में ये कहा है कि इस केस के अंदर एक सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है और इस क्वेश्चन के ऊपर हमें संविधान के इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है, उस केस में हम अपने सुप्रीम कोर्ट के पास ये मैटर लेकर जा सकते हैं। अब जो वो पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट के पास अपील करेगी इस बेसिस पे कि जो भी ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है इसको हाई कोर्ट ने गलत तरीके से इंटरप्रेट किया है और उस पर गलत डिसीजन लिया है। अब आप इसकी अपील कहाँ कर सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपील्स इन सिविल मैटर। अब सिविल मैटर में भी हम सुप्रीम कोर्ट के पास किसी भी जजमेंट को लेकर जा सकते हैं। किस केस में, अगर हाई कोर्ट ये सर्टिफाई कर दे कि जो ये केस है इसके अंदर सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ जर्नल इम्पोर्टेंस। इट मीन्स ऐसा कोई लॉ का क्वेश्चन अराइज हो रहा है जो पूरी जर्नल एज अ होल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो साथ साथ ये कह दे कि इस क्वेश्चन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देना ज़रूरी है। ओरिजिनली क्या था, जितने भी सिविल केसेस थे उसके अंदर अगर 20,000 से ऊपर का कोई भी रकम की ऊपर कोई भी केस होता था उसको ही हम सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जा सकते थे। बट 30th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972 के अकॉर्डिंगली इस मॉनेटरी लिमिट को रिमूव कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा क्रिमिनल मैटर्स। अगर हम चाहे तो जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने जो भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत कोई जजमेंट दी है उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। इन केस हाई कोर्ट ने क्या किया है, एक अपील है जहाँ पे वो किसी भी एक्यूज्ड पर्सन के ऑर्डर को उसको रिवर्स कर रहा है या फिर उसको डेथ की सज़ा सुना रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट ने उस पर्सन को क्या है, सबॉर्डिनेट कोर्ट के सामने कोई भी केस आया है और उस केस में एक्यूज्ड पर्सन को उन्होंने डेथ की सेंटेंस सुनाई है, या फिर कोई भी ऐसा केस जिसको सर्टिफाई किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा कि हम इसकी सुनवाई कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा अपील्स बाय स्पेशल लीव। इसमें बोला गया है कि हमारी सुप्रीम कोर्ट को ये ऑथराइज किया गया है कि वो क्या ग्रांट कर सकती है, कोई भी स्पेशल लीव ग्रांट कर सकती है किसी भी अपील को, कि कोई भी जो दूसरा कोर्ट है या फिर कंट्री में कोई दूसरा ट्रिब्यूनल है अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई भी मैटर पास करवाने के लिए लेके आ रहा है तो वो उस जजमेंट से एक स्पेशल लीव ले सकती है। ये उसकी डिस्क्रिशन पे है। इट मीन्स अगर उसको ठीक लगता है वो ले सकती है और वो चाहे तो नहीं भी ले सकती। नेक्स्ट है हमारा एडवाइजरी ज्यूरिस्डिक्शन। हमारे संविधान के आर्टिकल 143 में प्रेसिडेंट को ये ऑथराइज किया गया है कि वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के ओपिनियंस को, उसकी एडवाइजरी को ले सकता है किन मैटर्स के ऊपर। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है या फिर कोई एक फैक्ट है जिसमें हमारी पब्लिक इम्पोर्टेंस इंक्लूडेड है, ठीक है, उस केस में वो क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से कोई भी ओपिनियन या एडवाइस ले सकता है। या फिर कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है, किस वजह से, हमारा कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशन की ट्रीटी थी, कोई एग्रीमेंट था, कोवेनेंट था, एंगेजमेंट थी, उसकी वजह से कोई भी डिस्प्यूट अराइज हुआ था, उस केस में भी हमारे प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन या उसकी एडवाइस ले सकते हैं। अब जो ये हमारा फर्स्ट केस है उस केस में सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अपनी ओपिनियन प्रेसिडेंट को दे, चाहे तो वो रिफ्यूज़ भी कर सकता है। बट सेकेंड को केस में सुप्रीम को अपनी ओपिनियन प्रेसिडेंट को देना कंपलसरी है, मस्ट है। इन मीन्स कि दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकता है। एडवाइसरी मीन्स वो सिर्फ एडवाइस दे सकता है, अब उसका बाइंडिंग होना प्रेसिडेंट के ऊपर ज़रूरी नहीं है। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो उसको फॉलो करे, चाहे तो उसकी एडवाइस को फॉलो ना करे।
नेक्स्ट है हमारा अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। अब सुप्रीम कोर्ट के पास एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड दो पावर्स हैं। पहली, जो भी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हुई है, प्रोसीडिंग्स हैं या फिर एक्ट्स है, उनको हम एक मेमोरी के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। इन केस अगर फ्यूचर में कोई ऐसे ही सिमिलर कोई कोर्ट केस आता है, उसमें हम इन रिकॉर्ड्स को एज अ एविडेंटरी वैल्यू की तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं और इस चीज़ के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं हो सकता है, क्योंकि हम इसको एज अ लीगल रेफरेंस वहाँ पे क्या है एडमिट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन हम अराइज नहीं कर सकते हैं। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है, अगर उसको लगता है कि कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है तो वो उसको पनिश कर सकती है। अब पनिशमेंट कैसे देगी? या तो वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट देगी, जेल में डाल देगी 6 मंथ के लिए, या फिर उसके ऊपर 2,000 का फाइन लगा सकती है, या फिर ये दोनों ही पनिशमेंट वो साथ में भी दे सकती है। अब जो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये सिविल नेचर का भी हो सकता है और हमारी क्रिमिनल नेचर का भी हो सकता है। सिविल कंटेम्प्ट में क्या होगा कि किसी ने जानबूझकर अपनी मर्जी से किसी जजमेंट को, किसी ऑर्डर को या फिर किसी रिट को डिसओबीडेंस किया है, ताकि हमारे जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं हम उसको जानबूझकर ब्रीच कर सकें। उस केस में हम उसे कहेंगे ये है क्रिमिनल कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जानबूझकर किसी जजमेंट, किसी ऑर्डर को अब इम्प्लाई करने से हम उसको मना कर रहे हैं, डिसओबीडेंस कर रहे हैं उस चीज़ का। फिर हम बात करेंगे हमारे क्रिमिनल कंटेम्प्ट की। उसके अंदर क्या है कि अगर हम किसी मैटर को या फिर किसी एक्ट को पब्लिश कर रहे हैं जो क्या कर रहा है, हमारी लोअर अथॉरिटी की कोर्ट को कम कर रहा है, उसको स्कैंडलाइज कर रहा है, या फिर उसकी जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर कर रहा है, या फिर कोई दूसरा कोर्ट है उसको अपना एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने से उसको रोक रहा है, तो उस केस में वो होगा हमारा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। नेक्स्ट है हमारी पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। अब हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जिसके तहत वो किसी भी लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट की, इट मीन्स जो भी उन्होंने कानून बनाया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को एग्जामिन कर सकते हैं, या फिर जो भी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट है वो दोनों जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे रही है उसको वो एग्जामिन कर सकते हैं। इन केस हमारी पार्लियामेंट ने कोई ऐसा लेजिस्लेटिव एनेक्टमेंट लेकर आया है जिसके तहत हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वॉयलेट हो रहा है, इट मीन्स कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ लेकर आए गए हैं जिसको इलीगल माना गया है, इनवैलिड वो करार दे सकती है। अब ये इनवैलिड कौन कंसीडर करेगा? ये हमारे डिक्लेयर करेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट, और जो भी सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन लेंगे इसको हमारी सरकार क्या है, इन्फोर्स नहीं कर सकती। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये एक्ट या फिर ये लेजिस्लेशन क्या है, इनवैलिड है या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आप उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हो। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ दूसरी पावर्स है, जैसे कि अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसके ऊपर कौन डिसीजन लेगा? हमारी सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेगी। अगर कोई हमारा चेयरमैन है या फिर यूपीएससी का मेंबर है, अगर उसका बिहेवियर या फिर उसका कंडक्ट ऐसा नहीं है जो कि एक्सेप्टेबल हो और सुप्रीम कोर्ट ये फाइंड करता है कि वो गिल्टी है मिसबिहेवियर के लिए, तो वो क्या कर सकता है, हमारे प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकता है कि आप इस यूपीएससी के चेयरमैन को या मेंबर को रिमूव कर दीजिए। अब ये जो भी सुप्रीम कोर्ट एडवाइस करेगा हमारे प्रेसिडेंट को, इस केस में वो क्या है, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंड होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास एक और पावर है कि वो अपनी खुद की दी हुई जजमेंट को भी दोबारा से रिव्यू कर सकता है। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो अगर कोई भी केस पेंडिंग पड़ा हुआ है हाई कोर्ट के पास, तो वो हाई कोर्ट से लेकर अपने पास ट्रांसफ़र करा सकता है और वो खुद से ही उस केस को डिस्पोज ऑफ कर सकता है। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो भी पावर है, अगर उसने एक बारी जो भी डिसीजन ले लिया, वो हमारी इंडिया की टेरिटरी में जितनी भी कोर्ट्स होंगी उनके ऊपर क्या है, बाइंड होगा। इट मीन्स उसका जो डिसीजन है वो एनफोर्सेबल है थ्रू आउट द कंट्री। फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल सुपरिटेंडेंसी की पावर है। इट मीन्स हमारी कंट्री में जितने भी दूसरे कोर्ट्स हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, उनके ऊपर कंट्रोल कौन रखता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट रखता है। तो ये थे हमारे ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मास्टर ऑफ रोस्टर। ये हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक स्पेशल प्रिविलेज दी गई है, जिसके तहत वो कोई भी अगर केस सुनना हो तो वो अपने बेंच को खुद कॉन्स्टिट्यूट करते हैं।
अब इसके ऊपर एक कंट्रोवर्सी भी निकली थी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये एब्सोल्यूट पावर है कि वहाँ के जो चीफ जस्टिस हैं वो अपनी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक पूरी एब्सोल्यूट पावर रखते हैं। इट मीन्स अगर कोई भी बेंच बनाना है उसके पास कौन सा केस जाएगा ये सारा डिसीजन कौन ले रहा है, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ले रहे हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये नंबर ऑफ टाइम्स माना कि जो भी हमारे चीफ जस्टिस हैं वो हमारे क्या है, मास्टर ऑफ द रोस्टर हैं। इट मीन्स उसके पास खुद के अकेले के पास इतनी ताकत है कि वो हमारे कोर्ट के बेंचेस को कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं और उस बेंच को कौन सा केस अलॉट होगा ये भी कौन डिसाइड करेगा, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डिसाइड करेंगे। फिर वो चाहे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या फिर किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हो जो कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव के हेड है। अब हमारे किसी भी जज के सामने कोई भी मैटर रखना है तो वो कौन रखेगा, कौन एलोकेट करेगा, हमारे चीफ जस्टिस एलोकेट करेंगे। इट मीन्स किसी भी जज के पास ये खुद की पावर नहीं है कि वो किसी भी मैटर को अपने लेवल पे खुद टेकअप कर सके। जब तक उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एलोकेट नहीं कर सकते कोई भी जज अपने लेवल पे किसी भी मैटर को टेकअप नहीं कर सकता है। तो ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे हाई कोर्ट की। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद स्टडी मास्टर। थैंक यू।